प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट दिसंबर 24 की तैयारी के तहत पेपर 1 जनरल रिसर्च एप्टीट्यूड टॉप क्वेश्चन प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जून 23 जो यूजीसी नेट 2024 के लिए महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। सेशन पर नए हैं तो सेशन को सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके और सेशन आत्मविश्वास के साथ साझा करते रहें। ज़्यादा लेट न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न है 1 नंबर पर, निम्नलिखित प्रतिचयन विधियों में से किस प्रतिदर्श को एक संयोगिक और अव्यवस्थित प्रतिदर्श कहा जाता है? ए परियोजनात्मक प्रतिचयन, बी कोटा प्रतिचयन, सी स्तरबद्ध यादृच्छिक प्रतिचयन, डी सुविधानुसार प्रतिचयन। इंग्लिश इसकी है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स द सैंपल इज ऑल्सो नोन एज एन एक्सीडेंटल सैंपल एंड ए हाइफाज्ड सैंपल? ए पर्पजिव सैंपलिंग, बी कोटा सैंपलिंग, सी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, डी कन्वेंस सैंपलिंग। सही विकल्प का चयन करना है ABCD के ऑप्शन से। क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसका सही विकल्प है आपका सुविधानुसार प्रतिचयन। ऑप्शन हमारा डी की ओर है, सीधा सा है कि प्रतिदर्श जो सैंपल है उसको संयोग और अव्यवस्थित यानी अपनी सुविधानुसार उसको लिया जाए। कन्वेंस सैंपलिंग के अंतर्गत ये हमारा होगा। ऑप्शन डी है सही आंसर का मिलान। ये रहा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर है, चरों में किसी भी प्रकार के हेरफेर के बिना प्राकृतिक वातावरण में मानवों और गैर मानवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? ए अर्थ प्रयोगात्मक अनुसंधान, बी प्रेक्षणात्मक अनुसंधान, सी विषयनिष्ठ अनुसंधान, डी मानवमितीय अनुसंधान। इंग्लिश इसकी है, द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस एंड नॉन ह्यूमंस इन द नेचुरल एनवायरनमेंट विदाउट एनी मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड ए क्वेसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बी ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, सी सब्जेक्टिव रिसर्च, डी एंथ्रोपोमेट्रिक रिसर्च। सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प इसका बी होगा। किसी प्रकार के हेर फेर के बिना प्राकृतिक वातावरण नेचुरल एनवायरनमेंट में इसको देखना है तो क्या होगा? सिर्फ हमें ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च प्रेक्षण कर करके, चूंकि इसमें कुछ हेर फेर करना नहीं है, मानव और गैर मानव के व्यवहार के अध्ययन के अंतर्गत ऑप्शन हमारा बी प्रेक्षणात्मक अनुसंधान। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर, इन द सबमिशन ऑफ थीसिस इफ ए स्टूडेंट इज फाउंड to commit plagiarism of level 3 as per UGC regulation 2018 on plagiarism, the following penalty will be imposed. A student shall be debarred from submitting the revised thesis for a period of 1 year. B. A student's registration for that program shall be cancelled. C. A student shall be debarred from submitting the revised thesis for 6 months. D. A student shall be asked to submit the revised thesis within 6 months.
हिंदी इसकी है, यदि किसी विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत शोध प्रबंध में यह पाया जाता है कि उसने साहित्यिक चोरी से संबंधित यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार स्तर 3 की साहित्यिक चोरी की है, तो उस पर निम्नलिखित में से कौन सा जुर्माना लगाया जाएगा? ए, विद्यार्थियों को 1 वर्ष की अवधि के लिए संशोधित शोध प्रबंध प्रस्तुत करने से रोक दिया जाएगा। बी, उसे पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। विद्यार्थी को 6 माह के लिए संशोधित शोध प्रबंध प्रस्तुत करने से रोक दिया जाएगा। डी है, विद्यार्थी को 6 माह के भीतर संशोधित शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। हिंदी इंग्लिश आपको दोनों है, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसमें जो रिसर्चर है उनका रजिस्ट्रेशन जो है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ऑप्शन बी की ओर है। उसे पाठ्यक्रम के लिए विद्यार्थी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन फॉर दैट प्रोग्राम शैल बी कैंसिल्ड। सही आंसर का मिलन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 है आश्रित चर कभी भी द्विभाजी नहीं हो सकता। कथन 2, स्वतंत्र चर सदैव द्विभाजी होता है। इंग्लिश इसकी है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, ए डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नेवर बी डाइकोटोमस। स्टेटमेंट 2 है, एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज डाइकोटोमस। ऑप्शन आपको ABCD में दिया गया है, सही विकल्प का चयन करना है। क्या हो जाएगा? प्रश्न है कि आश्रित चर कभी भी द्विभाजी नहीं हो सकता, यह गलत है, कभी भी नहीं। स्वतंत्र चर सदैव द्विभाजी होता है, सदैव, यह भी कथन आपका गलत है। यानी कथन 1 गलत और कथन 2 गलत। इस स्थिति में हमारा ऑप्शन बी की ओर है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ये रहा सही आंसर का मिलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। जिन अध्ययनों में मनुष्य शामिल होते हैं उनमें ऊब और थकान जैसे मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण प्रतिभागियों में अल्पकालिक या दीर्घकालिक परिवर्तन हो सकते हैं। इससे आंतरिक वैधता को निम्नलिखित में से कौन सा खतरा होता है? ए, परिपक्वन संबंधी खतरा। बी, इतिहास संबंधी खतरा। सी, चयन संबंधी खतरा। डी, उपकरण संबंधी खतरा। इंग्लिश इसकी है 5 नंबर पे। In studies involving human subjects, there could be short or long-term change in participants because of psychological change like boredom and fatigue. This would constitute which of the following threats to interval validity? A, maturation threat. B, history threat. C, selection threat. D, instrumentation threat. सही विकल्प का चयन करना है। क्या हो जाएगा? आंतरिक वैधता को खतरा हो कब? जब अध्ययनकर्ता में, जो अध्ययन कर रहे हैं उनमें ऊब और थकान जैसे साइकोलॉजिकल चेंजिंग आ जाए। अल्पकालिक या दीर्घकालिक परिवर्तन हो सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारा? मैचुरेशन थ्रेट। ऑप्शन ए की ओर है, परिपक्वन संबंधी खतरा। ये रहा आपका
सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर है, वह सांख्यिकीय परीक्षण जिसके द्वारा अनेक समूहों के मध्यमानों के बीच अंतर की संभावित सार्थकता का आकलन किया जा सकता है क्या कहलाता है? ए स्टूडेंट्स टी टेस्ट, बी प्रसरण विश्लेषण, सी युग्मित टी टेस्ट, डी काइबर्ग परीक्षण। छठा है इसकी इंग्लिश में, ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट दैट permits assessment of possible significance of difference across means of multiple groups is a student t-test, b analysis of variance, c paired t-test, d chi-square test। सही विकल्प क्या होगा? जब दो समूहों के बीच मध्यमानों में अंतर आ जाए सार्थकता लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अंतर्गत, तो हमारा ये क्या होता है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ऑप्शन बी की ओर है, प्रसरण विश्लेषण। सही आंसर का मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर, जब प्रतिभागी किसी अध्ययन से बीच में ही बाहर हो जाते हैं जिससे प्रतिदर्श के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, तो इसे आंतरिक वैधता को निम्नलिखित में से कौन सा खतरा हो सकता है? ए चयन संबंधी खतरा, बी क्षयन संबंधी खतरा, सी इतिहास संबंधी खतरा, डी परीक्षण संबंधी खतरा। इंग्लिश इसकी है, व्हेन पार्टिसिपेंट ड्रॉप आउट ऑफ स्टडी लीडिंग टू चेंज इन द नेचर ऑफ द सैंपल इट वुड कॉज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी? ए सिलेक्शन थ्रेट, बी एट्रिशन थ्रेट, सी हिस्ट्री थ्रेट, डी टेस्टिंग थ्रेट। सही विकल्प क्या होगा? यहाँ हो जाएगा एट्रिशन थ्रेट। क्षयन संबंधी खतरा, ऑप्शन बी की ओर है। मेरा सही आंसर का मिलान। चूंकि यहाँ आंतरिक वैधता को खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर, साहित्यिक चोरी, सामान्य ज्ञान और संयोगिक शब्दों के बारे में यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए समानता की जांच करते समय कितने क्रमागत शब्दों को बाहर किया जाएगा? ए 8 का है इंग्लिश इसके, अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशंस 2018 ऑन प्लेगियरिज्म, कॉमन नॉलेज और कोइंसिडेंटल टर्म्स अप टू हाउ मेनी कंसेक्यूटिव वर्ड्स शैल बी excluded while checking similarity for detection of plagiarism। ऑप्शन आपको ABCD में दिया गया है, सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा 14, यानी 14 जो है क्रमागत शब्दों को बाहर किया जाएगा। ऑप्शन सी की ओर, ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर 9 है हमारा, According to UGC regulation 2018 on a plagiarism, a similarity of 40% would correspond to which of the following levels of plagiarism? हिंदी इसकी है, साहित्यिक चोरी पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2018 के अनुसार 14% की समरूपता साहित्यिक चोरी के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सी स्तर की होगी?
अभी पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि 14% जो 14 की जो समरूपता है, और यहाँ इसका स्तर से पूछा जा रहा है कि किस स्तर का होगा। सही विकल्प क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा लेवल 1, स्तर 1, ऑप्शन बी की ओर। सही आंसर का मिलन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पर, शोधकर्ता के लिए ज्ञान प्राप्ति की विधियों में से निम्नलिखित में कौन ऐसी है जो समय एवं प्रयास की दृष्टि से मितव्ययी है? ए अनुभव की विधि, बी आगमनात्मक विधि, सी निगमनात्मक विधि, डी किसी प्राधिकारी से परामर्श की विधि। 10 नंबर पे यहाँ इंग्लिश इसकी है, which of the following methods of acquiring knowledge saves time and effort on the part of the researcher? A method of experience, B inductive method, C deductive method, D method of consulting and authority। क्या होगा सही विकल्प हमारा? ए बी सी डी के ऑप्शन से। प्रश्न है कि समय एवं प्रयास दोनों, एफर्ट एंड टाइम, हमें कम लगे, मितव्ययी हो, शॉर्ट टाइम में। तो इसके लिए न तो आपको अनुभव की विधि, न आगमनात्मक, न निगमनात्मक, क्या होगा किसी प्राधिकारी से परामर्श की विधि, उससे करने पर जो विधि अब आएगी शोधकर्ता के लिए, उस ज्ञान प्राप्ति के विधि में उसे समय और प्रयास से कम मेहनत करना पड़ेगा। मेथड्स ऑफ कंसल्टिंग एंड ऑथोरिटी, ऑप्शन डी है सही विकल्प का चयन। ये रहा आपको ऑप्शन डी है। तो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चंस। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सेशन पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं और आत्मविश्वास के साथ सेशन को साझा करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।